हेलो, हाय आर यू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको जो हमने आपको चैप्टर पढ़ाया था, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर जो आपका ज्योग्राफी का है। इसमें हम आपको जो आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया था, रिसोर्सेज क्या होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन बताया था। हमने आपको और किस किस प्रकार के रिसोर्सेज को किस किस प्रकार में इंक्लूड किया था, ये सारा टॉपिक हमने आपको क्लियर कर दिया था। तो आज हम इससे आगे का टॉपिक पढ़ाएंगे इसमें। तब तक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखते हैं वो कम से कम आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उन्हें कम से कम उसका लिंक भेज दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो है आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपकी स्टडी प्रॉपर चल सके। तो हमने आपको सारे रिसोर्सेज के बारे में बता दिए थे, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं? जिनसे हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, हम उन्हें रिसोर्स कहते हैं। अब बात आती है लैंड रिसोर्सेज की। सबसे पहला जो आपका टॉपिक है आज का, आपकी बुक में दिया गया है, आप चाहे अपनी बुक में देख सकते हैं। लैंड रिसोर्सेज, भू संसाधन यानी भूमि संसाधन जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। क्योंकि आप जानते हैं भूमि संसाधन क्यों उपयोगी है। अगर आप जानते हो तो इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें, लेकिन हम आपको फिर भी एक्सप्लेन कर दें। भूमि संसाधन इसलिए सबसे ज़्यादा आवश्यक संसाधनों के अंतर्गत आता है। जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब जो है आपके भूमि के ऊपर ही की जाती हैं। इसलिए जो भूमि संसाधन है, सारे रिसोर्सेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका भूमि संसाधन है। बिना भूमि संसाधन के आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, चाहे कोई फैक्ट्री आप इस्टेब्लिश करें, चाहे आप हाउस बनाएं, चाहे आप रोड बनाएं, चाहे टेम्पल बनाएं, मॉस्क्यूज बनाएं, एनी अदर थिंग, चाहे कुछ भी चीज़ें हैं पृथ्वी पर, वो सारी चीज़ें उन्हें बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? भूमि चाहिए। इसलिए जो आपका लैंड रिसोर्सेज है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड इट इज़ गॉड गिफ्टेड। प्रकृति का एक निःशुल्क देन है कि हमें प्रकृति ने इतना बड़ा रिसोर्स बिल्कुल निःशुल्क दिया है, जिसका हम उपयोग करते हैं। आप देखते हैं, अगर लैंड रिसोर्सेज नहीं होता तो हम इस पर नहीं निवास कर सकते थे और ना ही हमारी फसलें उगाई जा सकती थी, जिससे हम अपना भोजन प्राप्त करते और पेट भर सकते थे। ना ही कोई फैक्ट्रियां लगाई जा सकती थी, ना जंगल होते, कुछ भी नहीं होता। तो प्रकृति के द्वारा दिया गया सबसे महत्वपूर्ण हम लोगों को जो गिफ्ट है वो क्या है? आपका लैंड रिसोर्सेज है। तो ये आपका लैंड रिसोर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ गया। अब हम बात करते हैं लैंड यूज की। क्या टॉपिक आता है? लैंड यूज। अब हम इस संसाधन का उपयोग कैसे करते हैं? तो जो लैंड यूज है यानी इसका भूमि का जो उपयोग है वो अलग अलग तरीके से है। इनका जो भी है अलग तरीके से, टोटल जो भूमि है उसका अलग तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जैसे हम आपको एक एग्जांपल में बताते हैं, कुछ जगह पर क्या है, बंजर भूमि पाई जाती है, कहीं पर पर्वत पाए जाते हैं, कहीं पर जो है आपका बहुत सारे बड़े बड़े जो है वैलीज पाई जाती हैं। तो इन तमाम चीज़ों में जो है उसका हम क्या बोलते हैं? लैंड यूज, यानी किस मात्रा हमारी कितनी ज़मीन इस्तेमाल की गई है। तो ये आपका लैंड यूज पैटर्न के अंतर्गत आता है। देखिए, आपको पता है जैसे कि हमारे भारत में जो हमने आपको टॉपिक पढ़ाया था 9th क्लास में बताया, टोटल हमारे जो देश का जो स्क्वायर किलोमीटर लाख कितना है? 328 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र हमारा। 328 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो क्षेत्र है, इसके अंतर्गत हम अपना लैंड यूज पैटर्न कैसे करते हैं आपको बताया। इसमें लगभग 27%, कितना परसेंट? 27% क्या है आपके? 27% आपके प्लेट्यूज हैं, पठार जिन्हें बोलते हैं। और उसके बाद 43% क्या है? 43% आपके मैदान है। इसके अलावा जो आपके बचते हैं 30% के आसपास क्या पड़ते हैं? आपके माउंटेन्स और फॉरेस्ट वगैरह का एरिया पूरा आ जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। अब हमारे पास जो 43% के आसपास जो जमीन बचती है, जो समतल मैदान है, उन मैदानों में हम देखते हैं फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, है ना। जमीन को जो हम इस्तेमाल करते हैं वो भी है, आपके जो मकान बने हैं वो भी हैं आपके। इसके अलावा क्या है, जितने रोडवेज, रेलवे जो भी विकसित किए गए उस 43% के अंतर्गत ही किए गए। अब इनमें से हम जो टोटल जमीन यूज कर रहे हैं उन्हें हम कई भागों में डिवाइड करते हैं। आपकी बुक में दिया गया है, आप देख सकते हैं, टॉपिक वाइज आपको पूरा दिया गया है। वन सबसे पहले क्या आती है? फॉरेस्ट।
देखिए, आपको जो लैंड यूज पैटर्न में सबसे पहले क्या आता है, फॉरेस्ट आते हैं। तो फॉरेस्ट आपको पता है कि कहाँ पर रहते हैं, फॉरेस्ट में लगभग हमारी जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, अगर आपको पता है कौन सी फॉरेस्ट पॉलिसी फर्स्ट टाइम हमारे इंडिया में जो फोर्स की गई थी, यानी भारत की प्रथम वन नीति कब फोर्स की गई थी, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें, हम जानना चाहेंगे। देखिए कितने स्टूडेंट को ये पता है कि हमारी जो फॉरेस्ट पॉलिसी है वो कब लागू की गई। तो पहले टॉपिक में क्या आता है, आपका जो लैंड यूज पैटर्न है वो फॉरेस्ट है। हमारा क्या होना चाहिए, जो लैंड जो आपकी फॉरेस्ट पॉलिसी है, फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी के अंतर्गत लगभग 33% पर क्या होना चाहिए, जंगल होना चाहिए, है ना, जिससे हमारा जो क्लाइमेट है वो शुद्ध बने जाए। लेकिन इतना हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ जो टोटल है लगभग 23%, कितना है वर्तमान में, 23% भूभाग पर हमारे क्या पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दूसरा है फिर आपका सेकंड है, जो ऐसी जमीन नॉट अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर, कृषि के लिए जो है उपयुक्त नहीं है। नॉट अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर, कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, ऐसी जमीन आ जाती है। कुछ जमीन कैसी है, जो डेजर्ट टाइप की पड़ी हुई है वो है आपकी। कुछ डेजर्ट में भी कई प्रकार, डेजर्ट में भी कुछ कई प्रकार की आती है आपकी जमीन। डेजर्ट में ऐसी जमीन आ जाती है जिसपे 3-4 सालों से खेती नहीं की जा रही है, वो भी जमीन आती है। और कुछ जमीन ऐसी आती है जो बिल्कुल तरीके से बंजर डेजर्ट सॉइल को, तो पूरी तरीके से बंजर भूमि इस तरीके से। तो ये आपका लैंड यूज पैटर्न हो गया, आपका टॉपिक वाइज दिया गया। अगर आपको ना समझने में आए तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। अब आता है आपका टॉपिक, अगला जो टॉपिक है वो कौन सा है, रिपोर्टेड एरिया। क्या है आपका, रिपोर्टेड एरिया आपका। प्रतिवेदित भूमि कौन सी होती है, यानी इसे हम वो कहते हैं कि हमारे जो जमीन हम उपयोग कर रहे हैं उसका टोटल कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसे प्रभावित करते हैं रिपोर्टेड एरिया में, यानी जो हम उपयोग हैं उस उपयोग को कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। तो आपको पता है जो लैंड यूज के लिए जो फैक्टर्स है रेस्पॉन्सिबल, वो क्या है आपकी, सबसे पहले आती है क्लाइमेट, यानी हमारी जलवायु कैसी है। अगर जलवायु बहुत ज्यादा कठोर है, कठोर मीन्स बहुत ज्यादा वार्म है, तो वहां पर भी आपका जो है जो रिपोर्टेड एरिया वो कम होगा। और जहां पर जो है आपकी कोल्ड क्लाइमेट है, अधिक कोल्ड क्लाइमेट है, तो वहां पर भी जो आपका रिपोर्टेड एरिया वो उतना नहीं होगा। तो इसके लिए कैसे मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए। अगर मॉडरेट क्लाइमेट होती है तो हम क्या करते हैं, वहां पर जमीन का जो उपयोग है वो अच्छे से होता है, कृषि वगैरह कार्य अच्छे से किए जा सकते हैं। तो ये आपका आ गया रिपोर्टेड एरिया। अब इसी रिपोर्टेड एरिया में आपको पता है पूरा दिया गया है कि रिपोर्टेड एरिया के अंतर्गत जो हम खेती करते हैं, कितने भूभाग पर खेती होनी चाहिए और कितने भूभाग पर जंगल होने चाहिए। जंगल का भी हमने आपको बताया था, लगभग जो फॉरेस्ट 33% पर होने चाहिए, जिससे हमारा जो पर्यावरण है वो शुद्ध बना रह सके। और जो पड़ती भूमि उसके लिए हम क्या करते हैं, बराबर बराबर उससे जो है हम कल्टीवेशन भूमि के अंतर्गत बदल देते हैं। तो ये आपका पूरा हो गया। अगला टॉपिक आता है आपका लैंड डिग्रेडेशन, भूमि निम्नीकरण जिसे बोलते हैं लैंड डिग्रेड। अब सबसे पहले यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है, क्योंकि इसके इक्वल एक टॉपिक और आता है जिसे हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। अब इन दोनों में डिफरेंस समझना है पहले, क्योंकि ये टॉपिक आपको अभी चैप्टर के लास्ट में मिलेगा, सॉइल इरोजन क्या होता है। तो दोनों में हम सबसे पहले माइनर सा डिफरेंस है, दोनों माइनर से, लैंड डिग्रेडेशन और सॉइल इरोजन। लैंड डिग्रेडेशन मतलब होता है भूमि निम्नीकरण और सॉइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। तो लैंड में और सॉइल में क्या डिफरेंस है, अगला टॉपिक आपको सॉइल मिलने वाला है, इसके लिए हम दोनों को क्लियर करते हैं। पहले हम इसे देखते हैं। जो जमीन हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं किसी कारणवश, चाहे वो पर्यावरणीय कारण हो यानी क्लाइमेटिक कंडीशंस हो या क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो या ह्यूमन फैक्टर्स हो, बोथ फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। यानी कोई भी ऐसे कारण जिसके द्वारा हमारी जो जमीन है वो भविष्य में उपयोग के लायक न बचे, यानी जो हम आज जमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लैंड इस्तेमाल कर रहे हैं, भविष्य में एक ऐसा समय आए कि जब हम उसका इस्तेमाल ना कर सकें या वो
पुनः यानी रिफॉर्म हो जाए, किसमें, डेजर्ट में बदल जाए, तो उसे हम करते हैं लैंड डिग्रेडेशन। जैसे जिस तरीके से हम डेजर्ट को धीमे धीमे क्या करते हैं, फर्टाइल सॉइल में बदल देते हैं, फर्टाइल लैंड में बदल देते हैं, ऐसे जब कोई फर्टाइल लैंड धीमे धीमे क्या होता है, वापस जो है अपनी जो उपजाऊपन है, फर्टिलिटी खो देता है और वापस जो है पुनः वैसा ही हो जाता है, डेजर्ट बन जाता है, तो उसे हम कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। समझने में आ गया होगा। सॉइल इरोजन को हम लास्ट में समझाएंगे। तो ये आपका सबसे पहले आ गया लैंड डिग्रेडेशन, यानी फिर एक लाइन में आप समझ लीजिए, ऐसी जमीन जो किन्हीं कारणों से, मानवीय कारणों से या पर्यावरणीय कारणों से अपनी उपजाऊपन को खत्म होकर के पुनः बंजर भूमि में बदल जाती है, उसे हम भूमि निम्नीकरण या लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। तो ये आपका हो गया टॉपिक लैंड डिग्रेडेशन। अब बात आती है इसमें काउजेज। सारे बच्चे अपनी नोटबुक में इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, इसके बारे में बहुत जरूरी जो ध्यान रखें, इसके काउजेस क्या हैं, कारण क्या हैं, लैंड डिग्रेडेशन के काउजेस क्या हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, देखिए इसमें ह्यूमन फैक्टर्स और आपके जो है क्लाइमेटिक फैक्टर दोनों ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ह्यूमन फैक्टर्स। मान लीजिए हम कोई जमीन है, सबसे पहला आता है इसका टॉपिक, जैसा माइनिंग जानते हो, खदान, किसी से जो है बराबर जो है हम खदान में से खुदाई करते हैं तो उसके द्वारा क्या होता है, ऊपर की जो लेयर होती है वो खत्म हो जाती है, तो आपका माइनिंग आ गया। दूसरा क्या है, जैसे मान लीजिए प्रत्येक साल बाढ़ आती है यानी फ्लड, पहला आपका माइनिंग हो गया इसमें। दूसरा क्या हो गया आपका फ्लड, यानी बाढ़ जो है बहुत ज़्यादा जो हमारी मिट्टी का सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। इसके अलावा क्या है, कभी कभी हम जो जंगलों को काट देते हैं तो उससे भी जो है, तीसरा नंबर क्या है, फॉरेस्ट का कम होना, ये भी आप ध्यान रख दें, जंगलों को काट देना, इससे भी जो है बहुत ज़्यादा जो है मिट्टी का जो है निम्नीकरण हो जाता है। इसके द्वारा क्या है, जो हवा है, चौथा कारण में हम आ जाते हैं एयर। आप देखते हैं कभी कभी आंधियां तूफान बहुत तेज आते हैं तो इससे भी भूमि का जो है निम्नीकरण हो जाता है। तो आपको इस टॉपिक में कम से कम जो है 5 पॉइंट्स लिखने हैं, आपकी बुक में दिए गए हैं और वो आप लिखें। अब हम बात करते हैं इसे हम रोक कैसे सकते हैं, रोका कैसे जा सकता है इस टॉपिक, इसमें जो लैंड डिग्रेडेशन को। तो आप देखिए, जो माइनिंग होती है उसका एक एरिया फिक्स कर देना चाहिए, जो उपजाऊ क्षेत्र उनमें माइनिंग नहीं की जानी चाहिए। और जो आपका जो फ्लड आता है यानी जो सबसे ज़्यादा जो बाढ़ वगैरह आती है तो उसमें क्या करना चाहिए कि बड़े बड़े डैम वगैरह बना करके उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, जंगलों को काटने से रोका जा सकता है, और इस शेल्टर वेल्ट वगैरह लगाकर तमाम इनके ऐसे उपयोग होते हैं जिनसे लैंड डिग्रेडेशन को रोका जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब बात आती है, अगला टॉपिक आपका कौन सा आता है, सॉइल। यहां पर देखते हैं, हम टॉपिक नोट करते हैं, सॉइल रिसोर्सेज। 2 minutes left। सॉइल रिसोर्सेज के अंदर सॉइल, सबसे पहले आपको लैंड समझने में आएगा। सॉइल देखिए, लैंड में और सॉइल में डिफरेंस है। ये क्या है, ये प्रकृति के द्वारा निःशुल्क हमें दिया गया उपहार है, जैसे कि लैंड। अब लैंड में और सॉइल में क्या डिफरेंस है, जो अपर लेयर ऑफ लैंड विच हैव फर्टिलिटी फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स नॉन एज सॉइल। सॉइल किसे कहा जाता है, जो आपकी जो है जो लैंड है, आपकी भूमि है, उसकी अपर लेयर, जो अपर लेयर है, जिसमें अपर लेयर में फर्टिलिटी यानी उपजाऊपन होता है, जिसमें हम फसलों को उगा सकते हैं, उसे हम कहते हैं सॉइल। समझने में आया बच्चों। तो सॉइल का मतलब क्या, मृदा का मतलब है हमारे जो भूमि की जो ऊपरी परत है, हम पूरी जमीन को मृदा नहीं बोल सकते, मिट्टी नहीं बोल सकते, मिट्टी यानी, क्योंकि आप जानते हैं जो सॉइल का जो निर्माण होता है वो लाखों करोड़ों सालों में, लगभग 100 सालों में 1 सेंटीमीटर मिट्टी का निर्माण होता है। तो सोचिए, एक इसकी जो प्रोसेस है सॉइल बनने की वो बहुत देर में होती है, इसलिए जो है यह हमारा प्रकृति है, लेकिन आप देखते हो कितनी जल्दी हम इसका नुकसान कर देते हैं। तो सॉइल रिसोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है हमारे लिए, क्योंकि ये हमें जो है आपकी ज़रूरतें हैं वो पूरी करता है और आपके लिए अनाज वगैरह का उत्पादन करता है। तो ये आपकी जो अपर लेयर ऑफ है, ये पृथ्वी की जो अपर लेयर है जिसमें जो फर्टिलिटी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। अब टॉपिक आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, तो मिट्टियों का वर्गीकरण या टाइप्स ऑफ सॉइल। हम मिट्टियों के प्रकारों में कैसे बांट सकते हैं, तो आपको देखिए, वैसे तो मिट्टियों को बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट जो टाइप्स दिए गए हैं उनमें से आपका इंपॉर्टेंट टाइप्स कौन सा है, सबसे पहला आपका आता है एल्यूवियल सॉइल।
ओके, चल रही है। एलिबल सॉइल, ठीक है। और दूसरा आपका आता है एलिबल सॉइल के बाद आपकी जो आती है दूसरी ब्लैक सॉइल। मैं देखो इंपॉर्टेंट सॉइल के नाम लिख रहा हूँ। ब्लैक सॉइल, थर्ड नंबर पे आता है आपका लैटेराइट, लैटेराइट सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल,